चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, है ना। मतलब कंपास निडल के क्वेश्चंस, मैग्नेटिक मटेरियल्स के क्वेश्चंस और परमानेंट मैग्नेट्स के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। सो इन दिस सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ टू मैग्नेट्स ए एंड बी आर आइडेंटिकल, दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट उनका सेम है। And these are arranged as shown in the figure. Their length is negligible in comparison to the separation between them. A magnetic needle is placed between the magnets at point P, which gets deflected through an angle theta under the influence of magnets. The ratio of distance d1 and d2 will be. दो मैग्नेट के बीच में एक मैग्नेटिक निडल को रख दिया है, कंपास निडल को रख दिया गया है। ये कंपास निडल इस डायरेक्शन में कहीं वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं ऐसे इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पर एक पिन लगा होगा और इस पिन के अबाउट ये घूम सकती है। तो देखा ये गया कि वर्टिकल से ये थीटा एंगल घूम गई है। अच्छा, पिन की खासियत ये होती है बच्चों, इसके जो स्पेसिफिकेशंस है, ये जो मैग्नेटिक निडल होता है वो एक कंपास होता है, एक मैग्नेट होता है। तो कोई भी मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइंड होता है। तो अगर ये कंपास निडल इधर की तरफ ऐसे है, इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ये कंक्लूज़न हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया बच्चों। अब जब ये कंक्लूज़न अपने पास आ गया तो अब हम लोग इस पॉइंट पर इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं। तो ये वाला पॉइंट इस मैग्नेट के एक्सिस पर है और नॉर्थ से के पास में है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्थ होगा। तो इस मैग्नेट की इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको मैंने B1 कह दिया और उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, μ0/4 पाई इंटू 2 मैग्नेटिक मोमेंट बाई d1 क्यूब, ये होगा। ये तब होता है जब d की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो लेंथ ऑफ द मैग्नेट से, और ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ ये जो पॉइंट है ये इस मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पर है, इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों वो इसके पैरेलल ही होती है, मैग्नेट के पैरेलल ही होती है और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। क्योंकि लाइंस जो है ना, कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे लाइंस ऐसे जाती है, ऐसे इस प्रकार से लाइंस जाती हैं। तो अगर ऐसे लाइंस जाती हैं तो इसके इक्वेटर पर कोई भी पॉइंट अगर लिया जाए बच्चों, इसके इक्वेटर पर कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो उसका टेंजेंट इधर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब जो B1 था वो इधर की तरफ है, उसकी वैल्यू मैंने लिख दिया है, और B2 यहाँ पर कहीं है ना। और B2 होता कितना है हमें पता है। B2 जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको कंपेयर करके हम लिख सकते हैं, दैट इज़ μ0/4 पाई इंटू m/d2 क्यूब, ये होता है बच्चों। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो यहाँ पर कहीं आएगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि निडल जो है इधर अलाइंड है, ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में tan थीटा यूज़ करूँ तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज़ B2, सो दिस इज़ B1, ये B1 है, सो B1/B2 इज़ tan थीटा। तो अगर मैं tan थीटा बच्चों लिखूँ तो क्या होगा, tan थीटा इज़ इक्वल टू B1/B2, दिस इज इक्वल टू B1 कितना है, B1/B2 अगर मैं डिवाइड करूँगा तो μ0/4 पाई इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें, ऊपर B1 में बचेगा 2/d1 क्यूब और d2 क्यूब इसका ऊपर पहुँच जाएगा, है ना। अब मुझे निकालना है बच्चों d1/dt, उल्टा निकालना है। तो इसको अगर मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं एक एक्स्ट्रा शीट में काम करूँ तो एक्स्ट्रा शीट अगर मैं ले लूँ बच्चों यहाँ पर, तो हमें tan थीटा निकालना है। tan थीटा बच्चों अपने पास क्या आ गया है मैं देख लेता हूँ। tan थीटा इज़ 2d2 क्यूब ओवर d1 क्यूब, ये आ गया है। तो यहाँ से अगर हम d1/d2 का होल क्यूब लेते हैं तो वो 2/tan थीटा मतलब 2 cot थीटा हो जाएगा बच्चों, है ना, 2 cot थीटा। तो यहाँ से d1/d2 अगर मैं लेता हूँ बच्चों तो वो कितना आ गया, वो 2 cot थीटा की पावर 1/3, ये आ गया। देखते हैं ये आंसर कौन सा है। सो दिस इज़ 2 cot थीटा की पावर 1/3, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज a dip needle in a plane perpendicular to the magnetic meridian will remain। ये समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों। डिप निडल क्या होती है? डिप निडल एक ऐसी निडल होती है, एक छोटा सेंसिटिव मैग्नेट होता है, बहुत लाइट वेटेड मैग्नेट होता है, जो कि किसी भी प्लेस पर रखने पर वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मेरिडियन में रखने पर डिप कर जाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में रखने पर। इसके लिए मैग्नेटिक निडल क्या होती है, डिप निडल क्या होती है, मैं आपको इसको देना चाहता हूँ ताकि ये आपका ये कन्फ्यूज़न ना हो। तो वो हम देख लेते हैं कि भाई ये क्या चीज़ होती है। तो मैग्नेटिक निडल की अगर बात की जाए बच्चों तो वो देखते हैं। सो मैग्नेटिक निडल इज़, मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है, डिप निडल, मैंने ये डिप निडल देखना है, ये फिगर होता है डिप निडल का। दिस इज़ अ डिप निडल। यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो निडल है ना, ये इसका एक्सेस ये है, ये पेंच जो लगा हुआ है, कील जो एक नेल लगी हुई है, ये नेल फिक्स्ड है, हॉरिजॉन्टल है, और ये इसके अबाउट ऐसे घूम सकती है, ऐसे कुछ घूम सकती है। तो किसी भी निडल को घुमाने के लिए जो फोर्सेस लगने चाहिए वो इसी प्लेन में होने चाहिए। मतलब अगर मैं इसको ऐसे घुमाना चाहता हूँ, मान लो ये ऐसे वर्टिकल है, वर्टिकल से ऐसे चली गई है, तो इसका मतलब इसका जो टॉर्क लग रहा है वो इसी प्लेन में कहीं फोर्सेस लगे होंगे, तभी तो ऐसे घूम गया होगा, है ना। इसका मतलब एज लॉन्ग एज दिस निडल इज केप्ट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हो। तो अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसी मैग्नेटिक फील्ड में तो अलाइंड हो जाएगा जा करके, है ना। अब जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्लेन में अगर निडल है तो ये इस एक्सिस के अबाउट फ्री रोटेट करने के लिए तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइंड हो जाएगी। उसके लिए डिप हो सकती है या इस किसी पोजीशन में आ जाएगी। इस तरीके से अगर देखें तो ये कहा जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल से नीचे ऐसे चली गई है, ये डिप हो गई है, तो ये एंगल ऑफ डिप हम निकाल सकते हैं कितना है, ठीक है। अब बच्चों ये है, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन मान लेते हैं इसके परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में है तब तो ठीक। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स इस प्लेन में हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है बच्चों कि जो अपना क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम लोग इसकी बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन में हम ये देख पा रहे हैं बच्चों कि जो मैग्नेटिक निडल है उसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक मेरिडियन के। तो अगर मान लो मैग्नेटिक निडल इस प्लेन में ऐसे कर पा रही है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है तो ये ऐसे तो जा नहीं सकती, क्योंकि वो नेल जो लगी हुई नेल फिक्स्ड है और ये सिर्फ इसी तरफ ऐसे ही झुक सकती है, इधर ही झुक सकती है। अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी फोर्स इसको ऐसे ट्विस्ट नहीं कर सकता, ये टूट सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया तो ये वर्टिकल ही रहेगी, ये ना झुकेगी ना ऐसे ऐसे कुछ रहेगी, ऐसा कुछ रहेगा, ऐसे ही रहेगी। मतलब अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर इस प्लेन में ये वाइब्रेट करने के लिए फ्री है बच्चों, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं लगेगा और इसको ये वाइब्रेट नहीं कर सकता, इसको डिप नहीं करा सकता है, ये हमेशा वर्टिकल ही रहेगा। सो दिस इज़ ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसको आपको समझना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्चुअल है। आपको डिप निडल पता होना चाहिए और आपको मैग्नेटिक मेरिडियन जो कि एक प्लेन होता है, दिस इज़ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द मैग्नेटिक एक्सिस, उससे पास करने वाला एक प्लेन होता है जो हम लोग जानते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज़ वर्टिकल। ये वर्टिकल ही रहेगी क्योंकि इसको डिप कराने वाला या इसको वाइब्रेट कराने वाला, इसको झुकाने वाला कोई मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ही नहीं है, इसलिए वर्टिकल ही रहेगी। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, फर्स्ट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन ए बार मैग्नेट, इफ अ बार मैग्नेट इज केप्ट ऑन horizontal plane with north pole of the bar magnet facing geographical north pole and south pole of the bar magnet facing geographical south pole। ये देखते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब है, आपको पता है कि ये अर्थ है, ये अर्थ होती है बच्चों, और यहाँ पर ये एक्सिस मान लेते हैं जिसके अबाउट अर्थ घूमती है, और मान लेते हैं यहाँ पर अर्थ का ये मैग्नेटिक एक्सिस है,
ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो मैग्नेटिक एक्सिस का मतलब ये है कि अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ को हम मान सकते हैं कि एक मैग्नेट है ना। तो अर्थ का जो मैग्नेट है, उस मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ पर है और नॉर्थ पोल इधर की तरफ है। ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये जियोग्राफिकल एक्सिस है और इसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है। ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है बच्चों। क्या है ये मैग्नेटिक, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है और ये जियोग्राफिकल साउथ है, मैंने ऐसे मान लिया है ना। अब अगर हम इस लाइन की बात करें यहाँ पर ऐसे, अच्छा ये भी आपको पता है बच्चों कि इसकी जो लाइंस निकलेंगी, अगर इसकी लाइंस मैं ड्रॉ करूँ तो इसकी लाइंस जो होंगी बच्चों वो कहाँ से जाएंगी, वो नॉर्थ से निकलती है लाइंस, नॉर्थ से लाइंस निकलेंगी और ये बहुत बड़े सर्कल में घूमते हुए साउथ वाले एक्सिस पर एंटर कर जाएंगी, ऐसे हो जाएगी। यहाँ से जो लाइन निकलेगी वो बहुत बड़े सर्कल में घूमते हुए और फिर यहाँ से एंटर कर जाएगी ऐसे। अंदर तो रहेगी ही कंटिन्यूस, ऐसे रहेगी, कंटिन्यूस लाइंस होती हैं। यहाँ पर जो निकलेगी वो घूमते हुए ऐसे और बहुत बड़े सर्कल में ऐसे आ जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो लाइंस होती हैं वो ऐसे घूमती रहती हैं, ऐसे घूमती रहती हैं। यहाँ पर जो निकलेगी वो बहुत बड़े सर्कल में यहाँ से एंटर कर जाएगी। ऐसे ही ये बहुत सारी लाइंस होती हैं जिसको हम देख पाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये हमें पता है। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमें पता है बच्चों। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक मैग्नेट लिया जाए और एक बार मैग्नेट लेते हैं, स्केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दें, मतलब ऐसा कहीं किसी अर्थ के हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दें, विद नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट फेसिंग जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड एस पोल, है ना। जो बार मैग्नेट, मान लो यहाँ पर बार मैग्नेट मैंने रख दिया है ना, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल में मैंने बार मैग्नेट को रख दिया, मान लो ये रख दिया, ठीक है, ऐसे रख दिया। और जो इसका नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ को फेस कर रहा है और ये साउथ पोल को फेस कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब इसकी लाइंस कैसी होंगी, इसकी लाइंस बनाना अगर हम शुरू करें बच्चे, तो यहाँ से लाइंस निकलेंगी ऐसे और बहुत बड़े सर्कल में घूमते हुए फिर यहाँ से एंटर कर जाएंगी। ऐसे यहाँ से निकलेगी तो ये यहाँ से कहीं एंटर कर जाएगी ऐसे, ऐसे यहाँ से निकलेगी इधर तो यहाँ से एंटर कर जाएगी, ऐसे यहाँ से निकलेगी तो घूमते हुए ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, है ना। ऐसे यहाँ से निकलेगी तो ऐसे घूमते हुए आ जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में कुछ होगी, ऐसे निकल रही। तो मान लो बाई चांस इसकी कोई लाइन है ना, इसकी कोई लाइन जो है इस लाइन से कोइंसाइड कर गई, तो जो ब्लू वाली लाइंस थी उसका डायरेक्शन क्या था, ऐसे था। अगर हम देखें, हमने बनाया हुआ था बच्चों, अगर ये, क्योंकि ये क्या था, ये इसका नॉर्थ पोल था, तो लाइंस ऐसे जा रही थी, ऐसे ये जा रही हैं ऐसे लाइंस, और जो वाइट वाला है बच्चों उसकी लाइंस ऐसे आ रही हैं ऐसे करके। तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हों जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएं, ये दो लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं। तो अगर दो लाइंस ओवरलैप कर रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में इसका सेंस है, तो इसका मतलब वाइट वाले का टेंजेंट इधर हो सकता है और ब्लू वाले का टेंजेंट इसका अपोजिट हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। और ऐसे कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पॉसिबल हैं, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पॉसिबल हैं इधर भी और इधर भी मिलाकर, जहाँ पर दोनों के टेंजेंट्स एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। और एक पर्टिकुलर कंडीशन में अगर ये अपोजिट हैं, अगर डायरेक्शंस अपोजिट हैं, तो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट और इसके मैग्नेटिक मोमेंट के एक पर्टिकुलर रेशियो पर इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट कर सकती हैं और वहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। तो ऐसे कितने न्यूट्रल पॉइंट मिल सकते हैं बच्चों, इनफाइनाइट न्यूट्रल पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट जगह पर ये दोनों लाइंस ओवरलैप कर सकती हैं। तो राइट आंसर इज इनफाइनाइट, ये सही आंसर है। आगे देखते हैं बच्चों। A neutral point is obtained at the center of a vertical circular coil carrying current, the angle between the plane of the coil and the magnetic meridian. तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है बच्चों, मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती है।
तो मैंने मान लिया कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है बच्चों, ये किसी भी प्लेन पर किसी भी जगह पर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है बच्चों, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसी कहीं पर होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी किसकी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी। वेरी गुड, है ना। ये ऐसी है, वर्टिकल मैंने मान लिया कि ये इस डायरेक्शन में ऐसे मैंने बना दिया है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। मान लो किसी जगह पर ऐसा है। अब अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है बच्चों, यहाँ पर है, तो इसका मतलब अगर किसी कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक न्यूट्रल पॉइंट है, इसका मतलब कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट होनी चाहिए ऐसे। तो अगर इसके अपोजिट होनी चाहिए, इसका मतलब कॉइल का प्लेन, भाई ये जो है ये इसी प्लेन में आ गया। जैसे इसकी जो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर देखा जाए तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन में हो गया। तो अगर कॉइल की फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में है तभी उसको कैंसिल आउट कर पाएगी, तभी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो जो कॉइल होना चाहिए वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, कहीं इसके परपेंडिकुलर। तो अगर कॉइल इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इसी प्लेन में होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगी। इसका मतलब करंट कैरिंग कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो द राइट ऑप्शन इज, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ मैग्नेटिक निडल मेक्स n oscillations per minute in a horizontal plane where the angle of dip is 45 degree. If the needle is made to oscillate in a vertical plane coinciding with the magnetic meridian, then the number of oscillations per minute will become equal to। एक मैग्नेटिक निडल है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर सकती है। देखिए ये जो वाइब्रेशन है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे से कोई चीज़ वाइब्रेट कर सकती है ना। तो ऐसे से वाइब्रेट करने का मतलब क्या होता है? कोई भी निडल अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री है घूमने के लिए, मतलब उसका एक्सिस, उसका जो पेज है, उसका जो नेल है जिसके अबाउट घूम सकती है फ्रीली, वो अगर वर्टिकल है ऐसे घूम सकती है। तो भाई कोई भी निडल अगर फ्री है तो इस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलेगी, इस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलॉन्ग अलाइंड हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है अर्थ का, वो कहीं पर कुछ तो होगा ही, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ ये अलाइंड होना चाहिए। अगर इसको इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई अलग हटा करके छोड़ दे तो ये उस कंपोनेंट की तरफ आने के लिए बार बार एफर्ट करेगी, क्योंकि इसको तो यहाँ पर अलाइंड होना है। और अगर किसी ने इसको इस पोजीशन से हटा करके थोड़ा सा हटा दिया है तो ये क्या करेगी? ये बार बार इस पोजीशन पर आना चाहेगी, और जब बार बार इस पोजीशन पर आना चाहेगी तो वो ऑसिलेट करेगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। तो वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, उसका फार्मूला मुझे याद है और आपको भी याद होना चाहिए, है ना। फार्मूला अगर नहीं याद है बच्चों तो सीधे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होगा। टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? दैट इज़ 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द निडल डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हम अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा उसका रीज़न क्या है? अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी बार क्या है? दूसरी बार उन्होंने किया कि मैग्नेटिक निडल इज मेड टू ऑसिलेट इन वर्टिकल प्लेन। अब वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट कर सकती है, तो वर्टिकल प्लेन में अगर वाइब्रेट करेगी बच्चों तो वर्टिकल प्लेन ही तो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, मेड टू ऑसिलेट कोइंसाइडिंग विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। इस बार जो उसका एक्सिस है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर कोई निडल जाएगी तो जो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलॉन्ग वो अलाइन हो जाएगी, है ना। उधर भाई उस प्लेन में जहाँ उसको फील्ड मिलेगी हाई इंटेंसिटी की, उसकी तरफ अलाइंड हो जाएगी। तो ऐसे अलाइंड हो गई है। तो अगर ये अलाइंड हो गई है, अब इसको अगर कोई छेड़ेगा तो इस नेट मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। तो उसमें जो टाइम पीरियड होगा बच्चों वो कितना होगा? दिस इज 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई कंपोनेंट नहीं है क्योंकि अब तो उस मेरिडियन में ही है, तो सीधा उसको ले लेंगे। तो ये कहानी हो गई। अब इसमें क्या पूछा गया है कि T2/T1 कितना होगा? तो बहुत आसान। सो T2/T1 इज इक्वल टू 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचा इसमें? अगर हम करते हैं तो इसमें बच गया BH डिवाइडेड बाई B। और BH कितना होता है बच्चों? B कॉस एंगल ऑफ डिप होता है। एंगल ऑफ डिप इज 45 डिग्री, कॉस 45 इज 1/√2/B।
So T2 by T1 is equal to, if I write this, तो अब कितना होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट। तो अभी टाइम पीरियड में निकाल रहा हूँ, सो बी कैंसल्स आउट, तो ये कितना आ रहा है 1/√2 का √2 मतलब 1/2 की पावर 1/4। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का मतलब फ्रीक्वेंसी का रेशियो, तो अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना हो बच्चों तो टाइम पीरियड का इन्वर्स हो जाएगा, तो वो 2 की पावर 1/4 आ जाएगा। So this is how we calculate number of oscillations per second. So अगर पहले n था तो nu2 is equal to 2 की पावर 1/4 into n. This is the right answer, which is option number 3. आगे देखते हैं। Each atom of an iron bar, एक आयरन बार है जिसका वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ द आयरन बार इज 5 सेंटीमीटर क्यूब, सो 5 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया। हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, और एक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज इक्वल टू 1.8 × 10⁻⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। Knowing that the density of iron is 7.78 × 10⁻³ kilogram per meter cube, and atomic weight is, molar mass is equal to 56 ग्राम होता है, तो किलोग्राम में मैंने कन्वर्ट कर लिया। एन एवोगाड्रो नंबर सबको पता है, दिस इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार बताना है। पूरे मटेरियल में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर सैचुरेटेड है तो हमें बताना है। तो भाई सारे, अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन में क्या होगा कि आयरन में सारे एटम्स के डाइपोल्स एक साथ अलाइंड हो जाएंगे सैचुरेशन के बाद। इसका मतलब अगर हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो हमें जितने एटम्स हैं और हर एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, सीधा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें निकालना है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर मुझे निकालना है तो हमें सारे एटम्स को हर इंडिविजुअल एटम के डायपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स निकाला कैसे जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर बात किया जाए तो होता है मास बाई मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू डायपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम। मास कितना होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाई मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू डायपोल मोमेंट ऑफ ईच। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है बच्चों, ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, हमें डेंसिटी गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है, हमें एवोगाड्रो नंबर गिवन है, हमें एक एक एटम का डायपोल मोमेंट पता है, एंड दिस इज मोलर मास। ये सारी वैल्यूज़ रख दिया जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब इसमें आंसर जो भी आएगा वो सिंपली कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन प्रॉपर किया जाएगा तो इसका आंसर बच्चों 7.54 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। अब हम लोग ये करते हैं, तो आगे क्या है ये बच्चों हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन होगा। सो दिस इज, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये, तो ये आ गया बच्चों। अब आगे देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बार मैग्नेट सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली along the magnetic meridian is T0 if this magnet is replaced by another magnet of the same size and pole strength but with double the mass, the new time period will be। तो इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने ओरिएंटेशन को चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ बार मैग्नेट के स्पेसिफिकेशंस को चेंज किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं चेंज होने वाली है, और हम टाइम पीरियड को हमें पता है, दिस इज़ 2π मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी। ये इनिशियल सिचुएशन थी, मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले I1 था और बार मैग्नेटिक मोमेंट ये था B वही है। T2 की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू 2π नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट इनटू पुरानी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आया है। सो दिस T1/T2 इज इक्वल टू
I1 by I2 into magnetic moment in the latter case divided by magnetic moment in the initial case. So this is equal to moment of inertia. Magnet is replaced by another magnet of the same size and pole strength but with double the mass in the new time period. साइज वही है. अब देखिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अगर हम सस्पेंडेड हॉरिजेंटली अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर हम हॉरिजेंटली सस्पेंड कर दें तो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग सस्पेंडेड है, अगर ये किसी प्लेन में ऐसे मान लो सस्पेंडेड है तो ये ऐसा ऑसिलेट कर सकता है ना. तो अगर ऐसा ऑसिलेट करेगा बच्चों किसी भी वाइब्रेशन के अलोंग तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाइब्रेशंस होंगे. इन दिस मैग्नेट इज अच्छा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 होगा. m यहाँ पर मास है, ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12 डिवाइडेड बाई I2 इज ml2 स्क्वायर बाई 12. अगर लेंथ चेंज हो रही कि नहीं हम देख लेंगे अभी. सेम साइज एंड पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ बच्चों नहीं चेंज हो रहा और साइज भी नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए लेंथ भी नहीं चेंज हो रहा है. अब सिर्फ इसमें M1 और M2 बचा बच्चों, बाकी सब कैंसिल आउट हो गए. क्योंकि साइज़ कम तो लेंथ वगैरह चेंज नहीं हो रहा है और पोल स्ट्रेंथ भी नहीं चेंज हो रही है. तो अब क्या होगा, लेकिन इसमें क्या चेंज हुआ विद डबल द मास. तो बाद वाला मास डबल है पहले का, तो इसका रेशियो जो आ जाएगा बच्चों 1/2 आ जाएगा, 1/2 रूट में. तो अब हमें क्या न्यू टाइम पीरियड निकालना है. सो T2 इज इक्वल टू T2 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, दिस इज T1/T2, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो दिस इज √2T1 आ गया. T1 इज T0. सो द राइट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन. आगे देखते हैं बच्चों. A bar magnet of length L and magnetic dipole moment M is bent in the form of an arc as shown in the figure. The new magnetic moment will be. तो पहले एक बार मैग्नेट था, ऐसा था, और इसका लेंथ कितना है L, इसका लेंथ है L एंड डाइपोल मोमेंट है M. मान लो पोल स्ट्रेंथ इसका मैंने स्मॉल m कह दिया बच्चों, है ना. एक माइनस एक प्लस, ये पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है. तो अगर हम इसकी बात करें कि पहले कितना मैग्नेटिक मोमेंट था तो वो m × L था. ठीक है, ऐसा गिवन था. अब इसको हमने थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिया, बेंड करके इस फॉर्म में कर दिया. तो अगर ये बेंड हो गया बच्चों तो इस फॉर्म में कहीं हो गया बेंड ऐसे. ये एंगल कितना गिवन है, ये 60 डिग्री का एंगल गिवन है ना. ये एंगल 60 डिग्री का गिवन है बच्चों. तो होता क्या है कि जो ये एक पोल ये है, एक पोल ये है, इसके बीच में जो ये वाली डिस्टेंस है ना, अगर हमें अब डाइपोल मोमेंट निकालना है m डैश, तो पोल स्ट्रेंथ में चेंज नहीं आया क्योंकि उसी को बेंड किया गया है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहा और उसका मटेरियल वही रहा है. लेकिन ये लेंथ, ये जो कॉर्ड है ना, उस कॉर्ड की लेंथ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. ये जो लेंथ है इसको अगर मैं b कह दूँ मान लो, तो हम लोग अब b से मल्टीप्लाई करने वाले हैं बच्चों. ठीक है, अब इसका लेंथ हमें पता था, है ना, ये हमारा लेंथ है. तो अगर हम भी इसकी बात करें कि ये कितना होगा, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर हमें रेडियस पता चल जाए बच्चों, रेडियस है ना, तो इसका लेंथ क्या होगा. ये जो आर्क आपको दिख रहा है ये पूरे सर्कल का 1/6 है, 1/6 है. इसका मतलब इस शेप का जो लेंथ है L, वो पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस का 1/6 है. तो यहाँ से बच्चों रेडियस की वैल्यू आ गई. रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, 6L/2π है, 6L/2π. सो दिस इज 3L/π, ये रेडियस आ गया. अब हम बात करेंगे कि इस कॉर्ड के लेंथ की, क्योंकि ये जो मैग्नेट के पोल्स हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये कहीं ना कहीं एक कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं. तो बड़ी सिंपल सी बात क्या है बच्चों कि अगर हम कॉर्ड की बात करें तो ये अगर 60 डिग्री है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना, इक्विलैटरल. अगर इक्विलैटरल है तो ये वाली साइड भी R हो गई. तो जो अभी B है वो R है, तो पोल स्ट्रेंथ वही और रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग. तो नया वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट आया वो कितना होगा, रेडियस इज 3L/π. अच्छा, m × L क्या था, m × L कितना था, पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट. सो दिस इज 3m/π. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर इज 2. आंसर इज ऑप्शन इज 2.
Now next is the figure below shows the north and south poles of a permanent magnet in which turned coil of the area of cross section A is resting such that for a current I passed through the coil, the plane of the coil makes an angle theta with the respect to the direction of magnetic field B, the plane of the coil. ये जो समझना है आपको बात को कि किस थीटा की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा है, यहाँ से फिर से मैं बना देता हूँ कि ये जो है ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर ये साउथ पोल है बच्चों, ऐसा ये साउथ पोल है. तो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन्स ऐसे जा रही है, ये नॉर्थ की तरफ साउथ ऐसे लाइन जा रही, ठीक है ना. यहाँ पर जो प्लेन है, इस प्लेन का एंगल, यहाँ पर जो प्लेन सा दिख रहा है बच्चों, ये जो प्लेन है बच्चों कॉइल का, ये इसका प्लेन का जो एंगल है, ये एंगल थीटा गिवन है. दिस एंगल इज थीटा. ये एंगल थीटा गिवन है. तो प्लेन के साथ एंगल थीटा गिवन है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना. जो एरिया वेक्टर हम लोग लेते हैं वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा. तो अब हम अगर बात करें बच्चों, ये जो एंगल है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एंगल है ये नॉर्मल का एंगल हो गया, ठीक है. अब हमें पूछा गया है इफ द प्लेन ऑफ द वर्टिकल रिस्पेक्टिवली एंड द कॉइल आर हॉरिजॉन्टल, magnetic field and the coil are horizontal and vertical respectively, if the plane of the magnetic field and the coil are horizontal and vertical respectively, ये vertical field है और torque on the coil, हमें torque निकालना है बच्चों. तो torque क्या होता है, NI into A into B into sin theta, ये होता है बच्चों. अब इसमें थीटा क्या होता है ध्यान देना है. थीटा क्या होता है, m और m वेक्टर और b वेक्टर के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं. थीटा पहले देखते हैं. m वेक्टर किधर होता है, m वेक्टर जो होता है बच्चों वो जो कॉइल होता है उस कॉइल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की तरफ m वेक्टर होता है. क्योंकि हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को m वेक्टर की तरफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉइल में जो करंट है उस करंट की तरफ अपने फिंगर्स को जब रोटेट करते हैं तो कॉइल के परपेंडिकुलर थंब आ जाता है. तो हमें इस कॉइल के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मेज़र करना है. तो यहाँ पर थीटा तो मतलब ये तो फार्मूला है, लेकिन थीटा सिचुएशन के हिसाब से हमें सोचना है. तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये थीटा जो लिखा है बच्चों ये 90 माइनस थीटा हमें लिखना है, 90 माइनस थीटा. तो ये कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इज n स्मॉल n इंटू करंट इज I इंटू A इंटू B इंटू कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. So NIAB cos theta, first option is the right option. This is clearly mentioned in the question that theta is the angle between the magnetic field and the plane of the coil, and we require angle between magnetic field and normal to the coil. तो वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा. So this is how we deal such types of questions. ये हमें देखना है. और ये है बच्चों तो हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हमारे एरर्स होते हैं और हमारे एरर्स ना हो इसके लिए आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए. अगर आप ये सोचते हैं कि आप चीज़ों को रट्टा करके सॉल्व कर लेंगे, आप मगअप कर लेंगे और उसके बाद आप सही आंसर दे देंगे, सो दैट विल टेक longer time and it will affect your accuracy also. So you have to very much prepared conceptually, and you have to practice a lot to make your paper, your solution error free.